चलो जी बच्चों, आज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं बेटा। और आपके साथ समझते हैं कि बेसिकली डेटा क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था, स्टैट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बार बार बोला था कि आपको डेटा का क्या करना है, COPAI। और मैंने शॉर्ट में बोला था कि यही होता है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? सी मतलब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। किसका करना है? डेटा का करना है। तो आज का हमारा पर्पस होगा, इस वीडियो का पर्पस होगा कि हमको डेटा के बारे में पूरी जानकारी आज इकट्ठी कर लेनी है। तो सबसे पहले समझो डेटा होता क्या है। डेटा मतलब होता है मेरे बच्चे किसी भी कैटेगरी का इंफॉर्मेशन जो मुझे गैदर करना है। सबसे पहले उसको कलेक्ट करना है, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है। डेटा मतलब क्या हुआ? किसी भी कैटेगरी का इंफॉर्मेशन, या मैं बोलूं डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको हम डेटा बोलेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आती है? एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन इन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इंफॉर्मेशन होगी रॉ या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे, उसको आप डेटा बोलेंगे। वो हो सकता है अल्फाबेट, नंबर, सिंबल, किसी भी तरह से हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन, आइडिया या ऑब्जेक्ट को शो करेगा। जब आप कोई डेटा उठाते हैं तो किसी न किसी चीज के पर्पस को फुलफिल करने के लिए डेटा को गैदर करते हैं, और उसी को हम यहां पे बोल रहे हैं कि वो किसी कंडीशन, आइडिया या ऑब्जेक्ट से रिलेट करता हुआ होगा। जैसे अगर मुझे पॉपुलेशन जाननी है तो मैं पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा को गैदर करूंगा। तो मेरा यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? पॉपुलेशन को जानना, पॉपुलेशन के नंबर्स को गैदर करना। क्लियर है मेरी बात? चलिए देखते हैं जरा नेचर ऑफ डेटा। नेचर किस तरह से होगा? नेचर मतलब ये हुआ यहां पे कि आपके डेटा का नेचर, किस पर्पस से उसको कलेक्ट किया गया है, उसके हिसाब से उस डेटा का नेचर डिसाइड किया जाएगा। तो यहां पे बेसिकली जो डेटा होते हैं वो 3 कैटेगरी के बन जाते हैं बेटा। ये कुछ इस तरह से है, यहां पे देख सकते हैं आराम से स्क्रीन पे मेरे बच्चे। सबसे पहले है टाइम सीरीज डेटा, सेकंड है स्पैटियल डेटा, और थर्ड है सोशियो टेम्पोरल डेटा। टाइम सीरीज जैसे कि आपको नाम से समझ में आ जा रहा है कि वो डेटा जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कलेक्ट किया गया है या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी कंडीशन को वो प्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे टाइम सीरीज डेटा। स्पैटियल डेटा, स्पैटियल डेटा मतलब जियोग्राफिकल डेटा, किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का या किसी भी जगह का जो डेटा है, या फिर मैं बोलूं जो उस वहां पे जो कंडीशन अप्लाइड है उस कंडीशन के बारे में उस पर्टिकुलर प्लेस से क्या इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, उसको आप बोलेंगे स्पैटियल डेटा। सोशियो टेम्पोरल डेटा ये कुछ होता नहीं है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये टाइम सीरीज डेटा और स्पैटियल डेटा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि छत्तीसगढ़ स्टेट में इस महीने कितने कोरोना के पेशेंट नजर आए। इसका मतलब क्या है? मैं छत्तीसगढ़ स्टेट को भी ले रहा हूं और मंथ ऑफ अगस्त को भी ले रहा हूं। तो हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, ये अगर इसका डेटा आप गैदर करेंगे तो उसको आप बोलेंगे स्पैटियल डेटा। और टाइम सीरीज डेटा क्या हो गया? मैंने मंथ ऑफ जुलाई या फिर मंथ ऑफ अगस्त की बात की है, तो यहां पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको ब्रीफ में और समझ लेते हैं क्या चीजें हैं। टाइम सीरीज डेटा ये जो है ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो पीरियड ऑफ टाइम पे कलेक्ट किया जाएगा, जैसे हमने पहले ही बात की थी। आप एग्जांपल यहां पे देख सकते हो, यहां पे 2001 में, 2002 में, 2003 में फूड, एजुकेशन, अदर या अदर्स पे एक पर्टिकुलर फैमिली या फैमिली का ग्रुप किस तरह से खर्च करती है। वो 3,000 रुपए फूड पे, 2,000 रुपए एजुकेशन पे, 3,000 अदर्स पे खर्च करती है। तो यहां पे बेसिकली मेरा मेन पर्पस इस टाइम पीरियड को, इस टाइम स्पैन को कवर करके उनके एक्सपेंस के हैबिट को जानना है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा यहां पे डेटा कलेक्शन का मेन फोकस किस पे रहा? टाइम पे रहा। सेकंड पे आ जाओ, यहां पे स्पैटियल डेटा जो लिखा हुआ, स्पैटियल को सिंपल सा बोलेंगे जियोग्राफिकल डेटा। जियोग्राफिकल डेटा, हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल इन तमिलनाडु, प्राइस ऑफ सिल्वर इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज,
क्लियर है बेटा? तो हम बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहे हैं और वहां से कोई इंफॉर्मेशन को गैदर या जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे इंफॉर्मेशन स्पैटियल डेटा कहलाएंगे। जैसे कि यहां पे हमने पॉपुलेशन काउंट करने की कोशिश की है, तमिलनाडु का, आंध्र का और कर्नाटक, केरला, पौंडीचेरी, इन सब का हमने कोशिश किया है कि हम इनके पॉपुलेशन को जान सकें। तो ये जो डेटा हैं ये बेसिकली जियोग्राफिकल है, या मैं बोलूं किसी एरिया से रिलेट करते हैं। तो इन डेटा को मैं स्पैटियल डेटा के नाम से जानूंगा। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई? और अगला मैंने क्या बोला था? अगला बोला था बेटा, मैंने बोला था टाइम सीरीज डेटा और स्पैटियल डेटा का कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलेंगे स्पेशियो टेम्पोरल डेटा। स्पेशियो टेम्पोरल डेटा, ये डेटा जो है ये किसी पर्टिकुलर एरिया से और किसी पर्टिकुलर टाइम से, इसको 1990 कर लीजिए फॉर एग्जांपल, जो डेटा आपको प्रोवाइडेड है ये एग्जांपल के तौर पे लिए गए हैं, दीज आर नॉट एक्यूरेट। मैंने आपको समझाने के लिए इस डेटा को लिया हुआ है, तो ये एग्जांपल है। तो हमने सबसे पहले स्टेट को टारगेट किया कि हमको इन स्टेट्स का जानना है, लेकिन कब से कब तक? 1990 से 1991 में वहां पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ, जैसे कि यहां पे जो फिगर आपको दिख रहा होगा वो चेंज हो चुका है 1991 पे। तो ऐसे डेटा को हम बोलेंगे स्पेशियो टेम्पोरल डेटा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? फटाफट से दोबारा समझेंगे। व्हाट इज डेटा? डेटा मीन्स सिंपल सी बात, इंफॉर्मेशन इन अनऑर्गेनाइज्ड और रॉ फॉर्म। कच्चा इंफॉर्मेशन आपका डेटा कहलाएगा। इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे, इसके नेचर के हिसाब से जब बात की जाएगी तो उसको 3 नेचर में कैटेगराइज करेंगे। पहला आ जाएगा टाइम सीरीज डेटा, दूसरा आ जाएगा स्पैटियल डेटा और थर्ड आएगा सोशियो टेम्पोरल डेटा। क्लियर मेरी बात? चलिए इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमने यहां पे बात की है कैटेगरीज ऑफ डेटा। डेटा बेसिकली कितने कैटेगरी के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जब बात कर रहे हैं डेटा के प्रकार के, तो यहां पे हमारे पास 2 कैटेगरी के मेन 2 कैटेगरी आ जाएंगे। पहला कहलाएगा प्राइमरी डेटा, दूसरा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को हमने क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है? इनके सोर्सेस के बेसिस पे, कि वो डेटा को हमने कहां से गैदर किया है, कहां से उसको कलेक्ट किया है। जहां से उसको हमने कलेक्ट किया है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे हमने उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जिसको प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया जाए। प्राइमरी सोर्स को आप बोल सकते हैं सेल्फ जनरेटेड सोर्सेस। यहां पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया, डिस्ट्रिक्ट या फिर टाइम वाइज आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा और वहां से जाके इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सोर्स, और ऐसे डेटा को प्राइमरी डेटा बोलेंगे। इसको दूसरे लैंग्वेज पे आप बोल सकते हो ओरिजिनल डेटा, क्योंकि इन डेटा को आपने खुद ही कलेक्ट किया है। मतलब किसी के यूज्ड या किसी के पब्लिश्ड डेटा को या किसी के द्वारा गैदर्ड किए हुए डेटा को आप यूज नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर समझ और थोड़ा सा देखते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज को पढ़ते हैं। प्राइमरी डेटा इज द वन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। अब इन्वेस्टिगेटर कौन है? इन्वेस्टिगेटर वो आदमी है जो डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। वो आदमी जो डेटा को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी और स्टडी। सच डेटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर एंड जनरेटेड बाय सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल की डिमांड या इंफॉर्मेशन की डिमांड अलग अलग हो सकती है। तो वो अपने पर्पस के लिए वो डेटा को गैदर करेंगे। सपोज मैं हूं बिजनेसमैन। मैं क्या करता हूं कि मुझे अपने कस्टमर्स की बिहेवियर जाननी है कि वो किन चीजों पे सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। हो सकता है वो लग्जरियस गुड्स पे ज्यादा खर्च करते हो सकता है वो बेसिक नीड्स पे ज्यादा खर्च करते हो सकता है वो अपने हेल्थ पे ज्यादा खर्च करते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन मैं उनके एक्सपेंडिचर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए डेटा गैदर करूंगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने क्या क्या लिया? लग्जरियस गुड्स के लिए लिया, हेल्थ के लिए लिया और नीड्स के लिए लिया।
ये 3 कैटेगरी के एक्सपेंडिचर बिहेवियर को मैं गैदर करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डॉक्टर हूं या फिर मेरा मेडिकल हॉस्पिटल है, तो मैं क्या सोचूंगा कि वहां पे हेल्थ पर्पस से हमारे जो कस्टमर है या हेल्थ पर्पस से हमारे जो पॉपुलेशन है वो कितना खर्च करते हैं, मैं उन चीजों को गैदर करने की कोशिश करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। और इसके बेसिस पे हम कैसे उन डेटा को गैदर करेंगे, इस चीज को समझने के लिए हम इनको इस तरह से कलेक्ट करेंगे। तो ये जो आपके फॉर्मूला या फिर मैं बोल मेथड दिए हुए हैं, ये मेथड ऑफ कलेक्शन है, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा है उसके मेथड ऑफ कलेक्शन के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी पुट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस और नो? चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला इसमें है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूअर्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड और स्केड्यूल्ड सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स। धीरे धीरे समझते हैं एक एक करके बारी बारी से। सबसे पहला है पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू। पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू, इफ यू वांट द डेटा, इफ यू वांट टू गैदर दैट डेटा, आपको क्या करना है? सिंपल सा, आप उस पर्सन के पास जाइए जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मतलब फेस टू फेस किसी से बात करना और उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश करना। ये मेथड सबसे ज्यादा डॉक्टर्स लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे डॉक्टर्स को अगर किसी के पर्टिकुलर हेल्थ के बारे में जानकारी चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस पर्सन से, उस बंदे से उनको पर्सनली मिलना होगा और उसके बारे में उनसे डेटा गैदर करनी होगी। यहां पे ध्यान से देखिए जरा स्क्रीन पे, यहां पे लिखा है द पर्सन फ्रॉम होम इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड आर नोन एज इंफॉर्मेंट्स। तो यहां पे दो पार्टी हो गए, एक पार्टी ऐसा है जो डेटा गैदर करेगा, दूसरा पार्टी ऐसा है जो डेटा को प्रोवाइड करेगा। ये डेटा प्रोवाइड करेगा और इसके पास डेटा गैदर होगा, तो इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेंट्स, इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेंट्स, और इसको आप बोलेंगे इंटरव्यूअर या इसको बोलेंगे आप एग्जामिनर। क्लियर? चलिए जी। द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली मीट्स देम एंड आस्क क्वेश्चन टू गैदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इट इज अ सुटेबल मेथड फॉर इंटेंसिव rather than extensive field of survey। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या हुआ? एक्सटेंसिव का मतलब अभी फिलहाल के लिए आप ओवरऑल ले सकते हैं, इंटेंसिव मतलब ले सकते हैं डेप्थ में किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना। जब आप किसी भी चीज के डेप्थ में जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो हम उसको बोलेंगे इंटेंसिव, और अगर आप ओवरऑल उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, ओवरऑल उसके इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मेरे बच्चे एक्सटेंसिव। क्लियर है मेरी बात? इसके फायदे क्या है जरा ध्यान से पढ़िए और देख कर समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट, पीपल विलिंगली सप्लाई इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर अप्रोच्ड पर्सनली। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने अननोइंगली आपको कॉल लगाया और आपसे पूछा कि आपका डीओबी क्या है, बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे सही डेटा प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है आप मुझे डेटा प्रोवाइड ही ना करें, बट अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, तो हो सकता है आप मुझे सारी जानकारी दे दो। तो इस मेथड का सबसे अच्छा फायदा या सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो इंटरव्यूअर है वो इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल लेता है, क्योंकि वो पर्सनली उसके सामने होता है। सेकेंड चीज, द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट। सबसे अच्छा मेथड यही है और इसकी वजह से हमारे पास जो भी डेटा आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, वो एक्चुअल में यूनिफॉर्म होगा और एक्यूरेट होगा। अगर मुझे आपके हेल्थ के बारे में जाननी है और अगर मैं आपसे पर्सनली मिल के आपसे पूछूं कि आपका हेल्थ का सिचुएशन अभी कैसा है, तो आप आसानी से मुझे सही आंसर दोगे, तो वो जो डेटा मैं गैदर करूंगा वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। हो सकता है मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसका आप दूसरा मीनिंग निकाल लो, तो मैं आपके सामने अगर वहां पे हूं तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मैं एक्चुअली किस बारे में जानना चाहता हूं। तो जब मैंने अपना पर्पस आपको शो कर दिया, तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप मुझे एक्यूरेट एंड करेक्ट डेटा ही प्रोवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? अगर क्लियर है थोड़ा और आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेंट्स पर्सनल एस्पेक्ट कैन बी नोटेड। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या हुआ?
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आपके हेल्थ के बारे में कुछ सवाल किए, मुझे जानना है कि आपके हेल्थ का सिचुएशन या पोजीशन कैसा है, उसके इंफॉर्मेशन को मैं गैदर करना चाहता हूं, बट हो सकता है उसी दौरान मैंने आपके और आपके वाइफ के या फिर बच्चों के या फिर हस्बैंड के जिनका भी है उनका भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को मैं बोलूंगा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। मेन इंफॉर्मेशन तो मुझे आपका गैदर करना है, बट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आपके वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी मैं और भी गैदर कर सकता हूं। तो इसका फायदा यह होता है कि जब आप एक पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करने जा रहे होते हैं तो आपका दूसरा पर्पस भी फुलफिल हो जाता है, आप वहां से एवरेज निकाल सकते हैं उनकी फैमिली का पोजीशन क्या है। क्या मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट है आंसर फॉर द क्वेश्चन अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी सेंसिटिव कैन बी गैदर्ड बाय दिस मेथड। मेरे बच्चे, अगर आपको किसी से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी के बीमारी के बारे में जानना है, जो बीमारी वो आपके सामने शेयर नहीं करना चाहता, तो मुझे ऐसा लगता है कि फोन के थ्रू या इनडायरेक्टली अगर आप उससे गैदर करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी आपको एक्सप्लेन, कभी आपको नहीं बताएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू का क्या फायदा है, आप उसको अपनी बातों से या फिर किसी भी तरह से आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी बाहर निकाल सकते हैं, जो काम स्पेशली डॉक्टर्स करते हैं। वो आपके हेल्थ को एग्जामिन कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, फिर पूछते हैं कि आप किस जॉब में हैं। अगर आपने उसको बताया कि आप ऐसे जॉब में हैं जो ज़्यादा इंटेंसिव है, ज़्यादा प्रेशर वाला है, तो उनको समझ में आ जाता है कि आपका जो हेल्थ डिक्रीज हो रहा है या फिर आपको हेल्थ में जो प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है उसका रीजन वो जॉब का कंडीशन भी हो। क्लियर है? केवल खाने पीने से या इन्वायरमेंट कंडीशन से आपकी हेल्थ पे डिक्रीज नहीं हो रहा है, हो सकता है आपकी जॉब प्रोफाइल या फिर जॉब के पोजीशन की वजह से भी आप सफर कर रहे हैं। तो यहां पे जो भी सेंसिटिव डेटा है, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो पर्सनली जब आप किसी से मिलते हैं तो वहां से आसानी से गैदर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्डिंग्स इन वन और मोर क्वेश्चन कैन बी ऑल्टर्ड टू सूट एनी इंफॉर्मेंट्स। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। कई लोगों को आदत होती है वो सीधा साफ सुथरा बात करना पसंद करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं। तो जब जो आदमी हेजिटेट करता है, उससे अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम अपनी वर्डिंग्स सीधे साफ सुथरे नहीं रख के हम अपनी वर्डिंग्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ताकि उससे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर कर सकें। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ या ना बेटा? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे ऑफ द टॉपिक। अगर मुझे किसी से लोन लेना है, अपने फ्रेंड से उधार पैसे लेने हैं, तो मैं डायरेक्टली उसके पास जाके ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए। सबसे पहले मैं उसको ये बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ उसके प्रॉब्लम्स को भी सुनूंगा, उसके प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। और जब जैसे दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाएगी तो मैं धीरे से उसको बताऊंगा कि काश मुझे वो 5,000 कोई दे देता तो मेरा काम बन जाता। तो मेरे फ्रेंड को हो सकता है वहां पे माइंड में क्लिक करे, इफ उसका फाइनेंशियल पोजीशन सपोर्ट करे तो वो मुझे 5,000 आसानी से दे देगा। तो मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली उससे जो रिक्वायर्ड थी वो चीजें मैंने गैदर कर ली। क्लियर है मेरी बात? लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है। जाहिर सी बात है, अगर आपको 5,000 लोगों का डेटा या इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो 5,000 लोगों के पास पर्सनली आप मिलने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। सेकंड चीज, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कब, जब जो जितने लोगों का आपको इंटरव्यू करना है, जितने लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज है। अब मैं बोलता हूं आपको किसी स्टेट के लोगों का एक्सपेंडिचर का बिहेवियर जानना है कि कौन आदमी किसमें सबसे ज्यादा खर्च करता है। तो इस चीज के लिए आप हर इंसान के पास, हर आदमी के पास जाके उसके एक्सपेंडिचर के बिहेवियर के, एक्सपेंडिचर के ट्रेंड को बोलना चाहिए कि आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मेथड यहां पे फेल हो जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायस आर गैदर्ड ग्रेटर अंडर दिस मेथड। अब आप मेरे पास आते हो और मुझसे पूछते हो कि जी आप अपने हेल्थ के लिए कितना एक्सपेंस करते हो, अपने बेसिक नीड्स के लिए कितना एक्सपेंस करते हो, और अपनी लग्जरी के लिए कितना एक्सपेंस करते हो। तो जाहिर सी बात है आप मेरे लिए अननोन हो, आप बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हो। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी लग्जरियस आइटम्स को ना बता के नीड्स और हेल्थ के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करूं। वो बोलते हैं ना बेटा कि जब भी हम सबसे पहले किसी आदमी से मिलते हैं तो हम अपनी अच्छाइयों को ही बताते हैं। तो जब आप किसी से पर्सनली इंफॉर्मेशन गैदर करने जाएंगे तो हो सकता है वो आपको एक्यूरेट डेटा ना दे, हो सकता है वो अपने डेटा को, अपने फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके आपके सामने प्रेजेंट करे। इज दैट क्लियर बेटा?
चलिए अब चलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू पे। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू क्लियर है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका आपकी गली में मोहल्ले में कौन है? आपका पड़ोसी। क्लियर। वो उन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता है जो आप कभी नहीं देना चाहते। पड़ोसियों का काम क्या है बेटा? उनका काम है कि किसका बच्चा क्या कर रहा है, किसका बच्चा नशे में है, किसका बच्चे का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कौन सा बच्चा पढ़ाई कितने टाइम तक करता है, कौन सा बच्चा खेलकूद में अच्छा है। ये इंफॉर्मेशन मां बाप को हो या ना हो, उसके पड़ोसी को जरूर होता है। और यही इसी तकनीक को हमको यूज करना है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू पे। पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट विटनेसेस और नेबर्स or friends or some other parties who are capable of supplying the necessary information. फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में मान लो 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों का मुझे बिहेवियर जानना है कि वो कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अभी अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व है, कौन पबजी खेल रहा है, कौन टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि बेटा आप पबजी खेलते हैं कि नहीं, तो वो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट वो मुझे वो इंफॉर्मेशन कभी सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उसके फ्रेंड से पूछ लूं, नेबर से पूछ लूं या किसी थर्ड पार्टी से पूछ लूं, तो वो आराम से बता देगा कि सर वो तो 4 घंटे पबजी खेलता है, 2 घंटे टिकटॉक की वीडियोस बनाता है, वो पढ़ाई नहीं करता। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? आगे सुनिए। दिस मेथड इज प्रिफर्ड इफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज एन ऑन एडिक्शन और कॉज ऑफ फायर थेफ्ट और मर्डर एटीसी। जब आपको किसी की बुरी आदत के बारे में जानना है, मर्डर के बारे में जानना है, चोरी के बारे में जानना है, तो उस आदमी से डायरेक्टली मत पूछिए, उसके पड़ोसी से, दोस्त से या किसी थर्ड पार्टी से पूछिए जो उसका इंफॉर्मेशन दे सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं बेटा? ये होते हैं खबरी लाल। इनको बोलते हैं खबरी लाल। वो होते हैं ना बेटा, हर मोहल्ले में कुछ आंटी होते हैं, कुछ आंटियां होती हैं जो क्या करती, केवल उनका काम होता है इंफॉर्मेशन को इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पे सप्लाई करना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे खबरी लाल को अपॉइंट कर लेते हैं। बेसिकली ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, इसको ना न्यूज चैनल वाले यूज करते हैं। न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी एक को कुछ भी बोल के पत्रकार घोषित कर देते हैं, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट। उसको बोल देते हैं कि आप जी हमारे न्यूज के पत्रकार हो, आपको मंथली हम इतना पैसा देंगे और क्या करना, इस एरिया का, इस पर्टिकुलर जगह का जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको आप हमारे पास उसको टाइम टू टाइम सप्लाई करेंगे। फायदा क्या होता है कि आपका कवरेज ज्यादा से ज्यादा जगह पे हो पाता है, क्योंकि अगर आप न्यूज चैनल वाले हो तो हर जगह पे सही वक्त में पहुंचना पॉसिबल नहीं है। बट वो बंदा जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो आपका खबरी लाल है, वो तो वहीं पे रहता है और टाइमली आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। अब आप न्यूज चैनल वाले हो, आपको डिसाइड करना है कि उस इंफॉर्मेशन को न्यूज बनानी है या नहीं बनानी है। चलिए रीड करते हैं इसके लैंग्वेज को और समझते हैं क्या लिखा है। ध्यान से मेरे साथ। द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट इन डिफरेंट प्लेसेस एंड कंप्लाइज द इंफॉर्मेशन सेंट बाय देम। इंफॉर्मेशन टू न्यूज़पेपर एंड सम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट came by this method. The advantage of this method is that it is cheap and appropriate for extensive investigation. ये काफी सस्ता है। सस्ता कैसे है? हर एरिया में आपका एक खबरी लाल है, उसको नॉमिनल पैसे में आप अपॉइंट कर सकते हैं, ज्यादा उसको सैलरी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन रोज आपको सप्लाई नहीं करेगा। जब कोई स्पेशल कैटेगरी का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा तभी सप्लाई करेगा। अगर मोहल्ले में 2 जने की लड़ाई हो गई तो उसको सप्लाई नहीं करने वाला। लेकिन अगर मोहल्ले में चोरी हो गई, किसी के घर में आग लग गया, मर्डर हो गया, तो ऑन द स्पॉट वो इंफॉर्मेशन वो कॉरेस्पॉन्डेंट आपको सप्लाई कर देगा। इससे फायदा क्या है कि आप एक्सटेंसिव डेटा गैदर कर सकते हैं, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। आप ऑन द स्पॉट एट द पर्टिकुलर टाइम किसी भी जगह पे पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, इसको बोलते हैं बेटा पढ़े लिखों का मेथड, जो कि काफी हद तक फेल्ड है, काफी हद तक फेल है। क्यों फेल है? ध्यान से समझना। इस मेथड में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेल ड्राफ्ट करना है। मेल ड्राफ्ट करना है, उसके अंदर एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चनेयर, या इसको बोलते हैं प्रश्न सूची। प्रश्न सूची।
और ये क्वेश्चनेयर को आपको उन सारे लोगों तक सप्लाई करना है जो जिनसे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले जिनसे इंफॉर्मेशन चाहिए उनका सबसे पहले आपके पास एड्रेस या मोड ऑफ कम्युनिकेशन का कोई डिवाइस या कोई साधन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी आप मेल कर रहे हो, किसी के पास क्वेश्चनेयर जो प्रश्न सूची है उसको भेज रहे हैं और वो क्या करेगा, उसको फिलअप करके आपको रिटर्न करेगा। मेरे बच्चे, क्या लगता है कि ये मेथड कितना काम आने वाला है? मैं तो बोलता हूं बेटा बहुत कम काम आने वाला है, क्योंकि मेरे पास सबसे पहली चीज, मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है कि किसी का भी लेटर आया उसको मैं फिल करूं और उसके पास उसको भेजूं। दूसरी चीज, लेटर को मेरे पास भेजने और वापस लाने में भी उतना ही वक्त लगने वाला है। तीसरी चीज, ये कॉस्टली हो सकता है। चौथी चीज, हो सकता है जिससे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वहां पे कम्युनिकेशन का कोई साधन हो ही ना, जैसे कि छोटे एरिया, विलेज एरिया, अर्बन एरियाज। यहां पे जहां जो अर्बन एरियाज काफी दूर में स्टैब्लिश्ड हैं, उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे मेल मेथड काम नहीं आएगा। चलिए एक बार रीड करके देख लेते हैं बेसिकली इस मेथड में लिखा क्या है, समझते हैं। अंडर दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड। इसको हमने बोला क्वेश्चनेयर, प्रश्न सूची। सेंट टू ऑल द इंफॉर्मेंट्स बाय पोस्ट, मेल करना है, सबको पोस्ट करना है। द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज टेक्निकली कॉल्ड क्वेश्चनेयर। क्या बोलेंगे इसको? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को क्वेश्चनेयर। अ कवरिंग लेटर accompanying the questionnaire explains the purpose of investigation and importance of correct information। साथ ही साथ उस क्वेश्चनेयर के साथ आपको एक और लेटर डालना पड़ेगा। उस लेटर में यह लिखा रहेगा कि आप ये जो लेटर दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, वो किस पर्पस से है। जैसे कि हम अपने स्टूडेंट से फीडबैक फॉर्म भराते हैं, तो उसमें छोटे छोटे हमने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे होते हैं कि हमारे टीचर कैसा पढ़ाते हैं, हमारे टीचर की पर्सनालिटी क्या है, एग्जाम्पल कैसे देते हैं, इंग्लिश उनका कैसा है, टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, बच्चों को पर्सनली अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? क्वेश्चनेयर हो गए। इसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया टीचर का, तो यहाँ पे टीचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएंगे। आगे समझना इसको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है, दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट इन दोज केसेस वेयर इंफॉर्मेंट्स आर लिटरेट्स एंड स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। सबसे पहले जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो आपका ये मेथड फेल्ड है। और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे अगर हम मेरिट्स की बात करें तो गिन के 2 है। वेरी चीप बोला है, कोई बात नहीं, आपको जाने में जितना खर्चा होगा उससे अच्छा पोस्ट कर दो, चलो मान गए। सेकंड चीज, ये कब प्रिफरेबल होगा? जब वाइड एरिया को आपको कवर करना होगा, ये भी चलो मेरिट है, मान गए। लिमिटेशन सुनो ध्यान से। पहला ग्रेटेस्ट लिमिटेशन क्या है कि अगर आपका इंफॉर्मेंट जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए वो इलिटरेट है, वो अनपढ़ है, तो जाहिर सी बात है वो आपके मेल का, आपके पोस्ट का आंसर तो दे नहीं पाएगा, तो आपसे मेजर पोर्शन ऑफ योर डेटा आपसे छूट जाएगा। सेकंड चीज, ये क्वेश्चनेयर को सेकंड लिमिटेशन क्या है कि क्वेश्चनेयर मिलने के बाद जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपको रिप्लाई करे, हर आदमी आपको एक्सप्लेन करे कि हाँ जी ये सारे आपको इंफॉर्मेशन देनी है। थर्ड थिंग, ये आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू लेना है। मतलब आप एक चिट्ठी भेजेंगे, वो चिट्ठी को वापस करेगा। मेरे बच्चे, जब आदमी के पास खाली टाइम है, फ्री टाइम है, तब वो चिट्ठी को भरेगा, और खाली टाइम फ्री टाइम में अपनी मर्जी के हिसाब से वो चिट्ठी को भरेगा। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? ये सुनो, सपोज हम आपका एग्जाम लेते हो तो क्या बोलते हैं कि बेटा हमारे आंखों के सामने 1 घंटा आपको बैठना है और ये टेस्ट आपको देना है, तो वहां पे जो एग्जाम होता है वो फेयर होता है। अब मैंने ये बोला कि बेटा मैं आपको आपके एग्जाम पेपर व्हाट्सएप कर देता हूं, घर में आराम से बैठना और आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना, पेपर को बनाना और मुझे व्हाट्सएप को फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। बताइए बेटा, इस वाले एग्जाम में जो सेकंड वाला एग्जाम है उसमें सारे के सारे बच्चे पास हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? वो आराम से घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो जब आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसके पास सफिशिएंट टाइम है, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने का सफिशिएंट टाइम है, तो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके या अपने डिजायर्ड वे पे वो इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे। तो ये आपके 3 बेसिक लिमिटेशन से हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। गुड क्वेश्चनेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? जो चिट्ठी आप भेजने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन की लिस्ट बना के आप भेजने वाले हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम,
कोशिश कीजिए कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, कम से कम हो। जितना बड़ा क्वेश्चनर होगा आदमी उतना ही उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, छोटी चीजों पे आदमी इंटरेस्ट ज्यादा दिखाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल ऑर्डर मूविंग फ्रॉम इजी टू मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ऐसा ना हो बेटा कि आपने जो क्वेश्चन का लिस्ट बनाया है पहले क्वेश्चन पे आप छक्का मारना चाहते हो, पहले क्वेश्चन पे आप सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। वो पहले कहावत है ना बेटा, पहले मुलाकात फिर बात फिर लात। पहले किसी से मुलाकात कीजिए फिर बात कीजिए, बात से नहीं बनता तो फिर लात यूज कीजिए। वैसे ही आपको क्वेश्चनेयर में कुछ तरीका डालना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा, वो आदमी आपके क्वेश्चनेयर को इजीली अंडरस्टैंड करेगा, वो धीरे धीरे चीजों को समझना स्टार्ट करेगा और आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते जाएगा। इज दैट क्लियर, यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करना है, टफ क्वेश्चंस आपको उनके सामने नहीं रखने हैं, शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन फैचिंग यस और नो आंसर आर प्रिफरेबल। यस और नो दो ऐसे वर्ड है बेटा जो किसी के डिसीजन को तुरंत एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं ये पूछता हूं आपसे, क्या आप अभी स्टडी कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात, अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे तो नो। अब कोई बच्चा बोलते हैं सर काइंड ऑफ, कि मैं कर भी रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो दिस इज नॉट अ इंफॉर्मेशन। हमको इंफॉर्मेशन चाहिए यस और नो में, ताकि हम अपने डेटा को आसानी से फिल्टर कर सके, उसके बेसिस पर डिसीजन फॉर्म कर सके। अगर कोई बोलता है कि सर मैं लेटा हूं, पढ़ भी रहा हूं, गेम भी खेल रहा हूं, म्यूजिक भी सुन रहा हूं, तो मैं उस डेटा को इररेलेवेंट मानूंगा। क्यों? क्योंकि उससे मैं कोई डिसीजन फॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे चलिए बेटा। पर्सनल क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस व्हिच आर रिक्वायर्ड मेमोरी पावर एंड कैलकुलेशन शुड बी ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। पर्सनल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डालिए ताकि वो समझे कि आप उससे पर्सनली अटैच्ड हो। आप अपने इंफॉर्मेशन को देना, उसके सामने रखना आप इजी समझो। अगर आप उसमें पर्सनल क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं तो उसको ये नजर आएगा, आपके इन्फॉर्मेंट्स को ये नजर आएगा, उस आदमी को ये नजर आएगा कि ये बस इंफॉर्मेशन चाहता है, इसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी पर्सनली प्रोफेशनली या फिर मैनिपुलेट करके आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा। बेटर यह है कि आप क्वेश्चनर के थ्रू थोड़ा सा उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए ताकि आपका इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से आपको गैदर हो पाए। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट इज क्वेश्चनर शुड इनेबल क्रॉस चेक। क्वेश्चनर में क्रॉस चेक की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। कैसे? क्या आपने पूछा, मान लीजिए आपका पहला सवाल यह है कि आपके बच्चे कितने हैं, तो उसने लिखा 3, ठीक। अब आपने 7th क्वेश्चन में ये लिखा अपने बच्चों की एज लिखी। फॉर एग्जाम्पल उसने केवल 2 बच्चों का एज लिखा, तो यहां पे आपने खुद ही क्वेश्चन के थ्रू क्रॉस चेक कर लिया कि उसने जो इंफॉर्मेशन पहले दी है कि उसके 3 बच्चे थे, और जब 7th क्वेश्चन पे आते हैं तो ये पता चलता है कि वो केवल 2 बच्चों का एज लिख रहा है। मतलब वो झूठ बोल रहा है, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्चुअली में आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। केयरफुली बनाना है, कुछ छोटी मोटे पॉइंट्स और हैं 7, 8, 9, इसको आप स्क्रीन में देखिए, आराम से समझ सकते हैं। एक बार स्क्रीन में देखिए, आराम से समझ लीजिए। मेरे बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि साथ ही साथ आप लोग को नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, और अगर आपको डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में या फिर किसी भी थ्रू आप मुझ तक कम्युनिकेट कर दीजिए। मैं उसका सॉल्यूशन या उसका जो भी केस होगा मैं उसको हैंडल कर लूंगा और आप तक सप्लाई कर दूंगा। हो सकता है मैं उसकी नई वीडियो ही बना दूं जिसमें आपको डाउट जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बच्चों। अब आते हैं शेड्यूल्ड थ्रू, सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने देखा कि ये जो मेथड है, कौन सा मेथड? मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, ये पूरा फ्लॉप है। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिमिटेशंस ज्यादा हैं, और वाकई में प्रैक्टिकली ये मेथड, अगर आपको किसी का एक्यूरेट या जेन्युइन डेटा चाहिए तो ये मेथड पूरा फेल हो जाएगा। तो इस मेथड को इनहेंस किया गया और नया मेथड बनाया, शेड्यूल्ड सेंट थ्रू एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर कौन है? जो आपकी जगह किसी के पास जाता है शेड्यूल्ड को लेके। शेड्यूल्ड को आप यहां पे सिंपल से बोल सकते हैं क्वेश्चन की लिस्ट। इसको लेके आपकी जगह पे इंफॉर्मेशन गैदर करने जाता है पर्सनली, और वहां पे वो शेड्यूल्ड उनसे फिलअप करवा के इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करता है। यहां पे फायदा क्या है? आप पोस्ट नहीं कर रहे हैं,
यहां पे कोई आदमी वहां पे जा रहा है, अगर सामने वाले को फॉर्म फिलअप करने में, शेड्यूल को फिलअप करने में, इंफॉर्मेशन देने में हेजिटेशन हो रहा है, तो वहां पे वो आदमी बैठ के उस हेजिटेशन को सॉर्ट आउट कर लेगा और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन कर देगा किन चीजों को, उन चीजों को जो उसको समझ में नहीं आ रही है। और चूंकि वो सामने में है तो जाहिर सी बात है आदमी जो है, जो पर्सन है, जो इंफॉर्मेशन देने वाला है, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। एक बार पैराग्राफ को पढ़िए और यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंडर दिस मेथड एन्यूमरेटर और इंटरव्यूअर टेक द शेड्यूल, मीट द इंफॉर्मेंट्स एंड फिलिंग देयर रिप्लाईज। हर आदमी से आपको एक शेड्यूल लेना है, हर आदमी से अपॉइंटमेंट लेना है, वहां पे जाना है, वहां पे आपको अपना क्वेश्चन की जो लिस्ट है, क्वेश्चनेयर है, उसको फिलअप कराना है। बस इतनी सी कहानी थी। हमने आज समझ लिया डेटा और उसके नेचर और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी डेटा को गैदर करने का तरीका। अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम समझेंगे सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा को गैदर करने का तरीका या मेथड क्या होता है। बस आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे बच्चे। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।